नमस्कार। अविरल ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू एमएचटी 10 के अंतर्गत हम मनोवृत्ति कहानी पर चर्चा करेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। मनोवृत्ति कहानी की चर्चा करने के बाद इस वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा होगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद की यह मनोवृत्ति नामक कहानी शिल्प की दृष्टि से अत्यधिक सुगठित, सांकेतिक तथा विमर्शात्मक रूप में आने के साथ साथ ही संदेशों को प्रेषित करने की स्थिति के अनुरूप अत्यधिक नवीनता ग्रहण किए हुए है। यद्यपि इस कहानी के कथानक में ना तो कोई स्थूल कथानक विद्यमान है और ना ही कोई पूर्वानुमान करने योग्य निष्कर्ष, और ना ही कोई ऐसा पात्र उपस्थित है जिसके बारे में कोई स्पष्ट राय निर्धारित की जा सके। कहने का आशय केवल यह है कि मनोवृत्ति प्रेमचंद की एक ऐसी यथार्थवादी कहानी है जिसे इसकी रचना के आधार पर ही इसके आशय, आंतरिक गुणों के साथ समझा जा सकता है। इस कहानी का कथासार इस प्रकार है कि प्रातः पार्क में एक सुंदर युवती बेंच पर सोते हुए पाई जाती है। यद्यपि यह एक साधारण सी बात है, किंतु पार्क में जो बूढ़े, जवान और स्त्रियां टहलने आए थे, वह स्त्री को देखकर एक क्षण के लिए ठिठक जाते हैं। वे सभी इस दृश्य को देखकर जाते हैं और अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं। कुछ युवक रहस्य भाव से मुस्कुराते हैं, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हैं तथा युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए पार्क में टहलते हुए निकल जाती हैं। पार्क के बेंच पर सोई हुई स्त्री की मांग में सिंदूर है तथा वह सुंदर भी है, जिससे उसके किसी कुलीन परिवार से संबंध होने की बात भी लोगों को मालूम चलती है। लोगों के अनुसार यदि यह स्त्री कुलीन परिवार की है, तब भी उसे विक्टोरियाई नैतिकता के अनुसार अपने घर पे होना चाहिए था, और यदि वह पार्क में आई तो उसके साथ उसके पति, सास या मां का होना अनिवार्य था। किंतु यह स्त्री तो सारी वैवाहिक मर्यादाओं और शालीनता को नकारती हुई अकेली बेसुध पार्क के बेंच पर सोई हुई है। इसलिए यह स्त्री की मर्यादा दृष्टि से मामूली बात हो ही नहीं सकती। अतः उस स्त्री का ऐसा अस्वाभाविक व्यवहार लोगों को तरह तरह के अनुमान लगाने के लिए बाध्य करता है। लोगों के अनुसार पार्क के बेंच पर किसी कुलीन परिवार की इस प्रकार से शालीनता तथा मर्यादाओं को ताक पर रखकर नहीं सो सकते हैं। इसीलिए इस स्त्री को कुलीन परिवार की ना मानकर कोई वैश्या भी समझा जाता है, और यदि वैश्या ना भी हुई तो यह संभावना मान ली गई है कि यह घर से निकाली हुई कोई स्त्री है, जो अपने रूप आकर्षण के जाल में लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पार्क की बेंच पर आकर सो रही है। वस्तुतः उस स्त्री के कुलीन, वैश्या या घर से निकाली जाने वाली स्त्री के होने का अधिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से प्रेमचंद औचित्य और अनौचित्य का वह ऐतिहासिक प्रश्न भी उठाते हैं, जो हमारी पितृसत्तात्मक भारतीय संस्कृति में एक स्त्री के आचरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में आए बसंत और हाशिम नामक दो युवकों की तो यह प्रतिक्रिया है कि यह स्त्री जिस बेशर्मी से बेंच पर सोई हुई है, वैसी बेशर्मी तो वैश्याएं भी नहीं कर सकती हैं। वास्तव में इस कहानी में बसंत और हाशिम के बीच वैश्या और कुलवधू में अंतर करने को लेकर बहस होती है। इसलिए वह यह मानते हैं, कुलवधू अगर पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है कि वह किसी को आकर्षित करना चाहती है, और यह वैश्या मनोवृत्ति है। यहाँ पर एक युवा स्त्री द्वारा समाज के नैतिकता के बंधनों को तोड़कर थोड़े समय के लिए अपना जीवन खुलकर जीने पर भी समाज का युवा वर्ग प्रतिबंध लगाना चाहता है, और इससे उस समाज की सांस्कृतिक जड़कड़न तथा नैतिक दृष्टिहीनता का अनुमान स्वयं ही लग जाता है। इस कहानी के दूसरे दृश्य में दो वृद्धों द्वारा युवती के इस तरह सोए होने पर व्यक्त प्रतिक्रियाएं दिखाई गई हैं, जिसके आधार पर शिष्टता का प्रश्न भी उभरकर सामने आता है तथा युवती को वैश्या सिद्ध करने का प्रयास भी जारी रखा जाता है। इस दूसरे दृश्य के माध्यम से वृद्धों की दमित आकांक्षाओं और कुंठाओं को व्यक्त किया गया है, जो खुलेपन का आनंद तो लूटना चाहते हैं, लेकिन पुराने आदर्शों और नैतिकता से बाहर निकलने का समर्थन भी नहीं करना चाहते। तीसरे दृश्य में दो स्त्रियों की प्रतिक्रियाएं, जिसमें से एक वृद्धा है
और दूसरी नवयौवना है। यद्यपि दोनों संभ्रांत, कुलीन और शिक्षित हैं, तथापि उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं पुरुषों के अनुरूप ही हैं। इनमें वृद्धा इस तरह से आजाद सोई स्त्री को देखकर यह उचित मानती है कि पुरुष स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान न करें, क्योंकि इससे वे बिगड़ जाती हैं। इस प्रकार सोई हुई स्त्री पूरे स्त्री समाज को लज्जित कर रही है। आधे अंग के कपड़े पहनना तथा खुले में अकेले घूमना आजादी का दुरुपयोग मानते हुए प्रेमचंद को स्त्रियों की इस प्रकार की स्वाधीनता स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए वे दोनों स्त्रियों से खुलेपन तथा स्त्री के ढकने को बहस करवाते हुए नजर आते हैं। वृद्धा अपनी इस बातचीत के बीच अचानक क्रोधित होकर कहती है कि इतने आदमी यहाँ से आ जा रहे हैं और यह अशालीनता दर्शा रही है। तब वृद्धा उस युवती का हाथ पकड़कर उसे जगा देती है और सभी अनुमानों तथा आशंकाओं से पर्दा उठ जाता है कि वह यहाँ हवा खाने आई थी। क्योंकि उसे चक्कर आता है, इसलिए अचानक उसकी आंख लग गई थी और ये मालूम होते ही कि वह प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामनाथ के बेटे बसंत लाल की पत्नी है, उस युवती के प्रति लोगों का नजरिया तुरंत ही बदल जाता है और वो उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह पार्क में अकेले क्यों आई और किसी को साथ क्यों नहीं लेकर आई। तो युवती इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। इस बिंदु पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन स्वतंत्रता के पाठ का यह संदेश भी दे जाती है कि अब स्त्रियां बिना पति, पुत्र या माँ बाप के अकेले बाहर निकलने का साहस करने लगी है। इस मनोवृत्ति कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्री स्वतंत्रता तथा उसके पुरुषों से बराबरी करने के प्रश्न को उठाते हुए विक्टोरियाई नैतिकता पर भी प्रहार किया है। इस कहानी के आधार पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसकी रचना काल के समय विक्टोरियाई नियमों पर प्रश्न उठने लगे थे तथा स्त्री की चेतना में परिवर्तन आना प्रारंभ हो चुका था। अब इस कहानी मनोवृत्ति के ऊपर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर MHD 10 के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है कि प्रेमचंद की कहानी मनोवृत्ति के आधार पर भारतीय स्त्री और पुरुषों की मनोवृत्ति पर प्रकाश डाला जाए। अगर हम इसका उत्तर लिखना हो तो हम सीधे सीधे शब्दों में इस उत्तर को इस प्रकार लिख सकते हैं कि पुरुष ने सदा ही नारी जाति को अपने वर्चस्व तथा अधिकारों के माध्यम से दबाने का प्रयास करते हुए उसे अपनी अधीनता में रखा है। यद्यपि धर्म ग्रंथों में भी पुरुषों के समान ही स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु समाज में स्त्री को कभी भी पुरुष के बराबर नहीं माना गया है। इसकी पृष्ठभूमि में यह तथ्य विद्यमान था कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर पुरुष ने स्त्री को सदैव अपने अधीन रखने को विवश करते हुए देखा है। उसके महत्व को कम आंकते हुए उसे अपने एक निजी संपत्ति के रूप में देखना प्रारंभ किया और इसीलिए पुरुष ने कभी भी नारी जाति को अपनी शक्तियों का विकास करते हुए पुरुषों के समकक्ष आकर उनको बराबरी करने का अवसर प्रदान ही नहीं किया। स्त्री को स्वतंत्रता देने तथा उसकी सफलता प्राप्त करने के मार्ग में पुरुषों की स्त्रियों के प्रति अविश्वास भावना सबसे पहले बाधक बनती है, क्योंकि पुरुष सदैव ही नारियों के चरित्र को लेकर आशंकित रहा है। पुरुष की इसी मनोवृत्ति ने स्त्रियों को निम्न श्रेणी का बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के कारण पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां हमारे समाज में गहराई तक समा गई और इसे अपनी शालीनता की संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बना लिया। यद्यपि प्रेमचंद के समय मध्यम वर्गीय शिक्षित स्त्रियां बिना पर्दे के ही बाहर निकलने लगी थी, लेकिन फिर भी इस प्रथा के मौजूद होने के कारण स्वाधीन होने के उपरांत भी स्त्रियां घरों से अकेले निकलने में एक विचित्र प्रकार का भय अनुभव करती थी। आज भी स्त्रियां अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों के मध्य एक प्रकार का संकोच और पर्दा करती हुई देखी जा सकती है, जिससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अभी तक मानसिक रूप से स्वाधीनता की चेतना का वर्ण नहीं कर सकी हैं। वास्तविकता तो यह है कि जब तक स्त्रियां पर्दे की गुलामी से स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक वे अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आर्थिक विकास भलीभांति नहीं कर सकती हैं
यद्यपि आज इस स्थिति में काफी परिवर्तन आया है, किंतु मनोवृत्ति के आधार पर पुरुष अभी भी स्त्रियों को नई परिपाटी के अनुरूप जीवन यापन करते हुए देखकर सहन नहीं कर सकते हैं। मनोवृत्ति कहानी में भी पुरुष की इसी मानसिकता के दर्शन होते हैं तथा स्त्रियां भी पुरुष सत्तात्मक समाज में उन्हीं की मानसिकता से प्रभावित दिखाई देती हैं। इसीलिए उनकी सोच भी पुरुष की सोच के अनुरूप ही होती है। यही कारण है कि इस मनोवृत्ति कहानी में चाहे वह युवा हो, वृद्ध हो या स्त्रियां हो, वो पार्क में सोई हुई युवती को बेशर्म तथा वेश्या तक कह देती हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से पुरुष मनोवृत्ति के साथ ही स्त्री नैतिकता के नाम पर उन पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों का बखूबी चित्रण किया है। तदयुगीन समय में कसे हुए संवादों के आधार पर प्रेमचंद ने जिस खूबसूरती से नारीवाद विमर्श को भारतीय संदर्भ में उठाया है, वह आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक है। इस कहानी के आधार पर प्रेमचंद ने नारी विषयक जिन आधुनिक बहसों, संदर्भों तथा विमर्शों को उठाया है, वह उनकी अन्य किसी कहानी में परिलक्षित नहीं होते हैं। धन्यवाद। अविरल ज्ञान धारा पर जो श्रोता आज नए आए हुए हैं, उन सभी से यह निवेदन है कि वो लेटेस्ट जानकारी के लिए और उनको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।